अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है टार्क एंड टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी। स्टूडेंट एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास फोर्सेस के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। मसलन जब मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी शुरू कर दे तो फोर्स के इस इफेक्ट को मैं वर्क का नाम दूंगा। इसी तरह स्टूडेंट जब मैं किसी बॉडी पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस बॉडी की शेप चेंज हो जाए तो फोर्स के इस इफेक्ट को मैं डिफॉर्मेशन का नाम दूंगा। इसी तरह स्टूडेंट जब मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस बॉडी में रोटेशन पैदा हो जाए तो फोर्स के इस इफेक्ट को मैं टॉर्क का नाम दूंगा। आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट टॉर्क को मजीद अच्छा समझने के लिए हमें ये एग्जाम्पल समझना होगी। मान लो स्टूडेंट मेरे पास ये एक मार्कर है, अब मैंने मार्कर के इस एंड को फिक्स कर दिया। अब इसको बच्चों मैं नाम दूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दूंगा। अब स्टूडेंट जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो जहां पे मैंने फोर्स अप्लाई की है तो इस पॉइंट को मैं लाइन एक्शन ऑफ फोर्स का नाम दूंगा। अब लाइन एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम मूवमेंट आर्म का नाम देंगे। अब मैंने बच्चों इसको फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने से इसमें रोटेशन पैदा होगी तो इसी रोटेशन को हम टॉर्क का नाम देंगे। स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं या टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? The turning effect of force produced in a body about an axis is called torque। मतलब ये है जब मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ तो वो बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द टर्न होती है फोर्स के इफेक्ट की वजह से, उसे हम टॉर्क का नाम देंगे। अब स्टूडेंट टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स का भी नाम देते हैं। तो टॉर्क इज आल्सो नाउन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का दूसरा नाम स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। एक्चुअली टॉर्क बच्चों टॉ से निकला है और टॉ का मतलब होता है रोटेशन। इसका फार्मूला क्या बनेगा? टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। तो मूवमेंट आर्म को बच्चों हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस टॉर्क को जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो हमारा बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दोबारा सुनिए, टॉर्क को जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब स्टूडेंट इस मूवमेंट आर्म को जब मैं वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करूंगा तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा। ये बात दोबारा सुन ले, जब मैं मूवमेंट आर्म को वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करूंगा तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा। ये वाला जो फार्मूला था टॉ इज इक्वल टू एल एफ, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में फार्मूला था। और स्टूडेंट ये वाला जो हमारा टॉर्क का फार्मूला आया है ये वेक्टर फॉर्म में आया है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क की हमें दूसरी डेफिनेशन मिल गई कि the cross product of the position vector and perpendicular force is known as torque। अब स्टूडेंट इसको हम मजीद अच्छे से समझते हैं। अब इस फोर्स को मजीद कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे और फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है हमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो फोर्स का। तो मैंने इस फार्मूले को कुछ इस तरह से लिखा है, आर इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ये वाली स्टूडेंट इसकी जो चीज़ बनेगी आर इंटू एफ साइन ऑफ थीटा, ये है मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास आ गई है मैग्नीट्यूड। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्टूडेंट एन कैप इसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी।
अब एग्जाम्पल समझने से पहले हम डेफिनेशन को और समझते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो थी इसकी, दूसरी डेफिनेशन सॉरी, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे हम पिवट पॉइंट का नाम देते हैं। द पॉइंट और एक्सिस अबाउट विच अ बॉडी इज रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये है, ये वो पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जो फोर्स लगने की वजह से बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट, ये मेरे पास पॉइंट है, ये बॉडी है, और बॉडी के मैंने इस एंड से फिक्स कर दिया। अब फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी इस एंड से बच्चों रोटेट करेगी। तो इसी को हम क्या नाम देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देंगे। और एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम पिवट पॉइंट का भी नाम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म क्या होता है, ये भी अभी मैंने बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। मतलब ये है कि मूवमेंट आर्म हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो लाइन एक्शन ऑफ फोर्सेस का डिस्टेंस हो, उससे हम मूवमेंट आर्म का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपने इधर फार्मूले में डिस्कस कर लिया। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। टॉर्क की बेशुमार एग्जाम्पल है, सुबह से लेके शाम तक आप डेयर स्टूडेंट खुद देखते हैं, जब आप दरवाजे को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो दरवाज़ा भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, तो वो भी टॉर्क की एग्जाम्पल होगी। आपको गर्मियों में बच्चों गर्मी लगती है तो आप फैन का बटन ऑन करते हैं, तो फैन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, तो वो भी टॉर्क की एग्जांपल होगी। इसी तरह वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में जो मोटर होती है वो घूमती है, तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो वो भी टॉर्क की बेस्ट एग्जांपल हो गई है। अब स्टूडेंट, आपने सड़क पर ऑब्जर्व किया होगा, जब एक ट्रक या हैवी व्हीकल पंचर हो जाती है तो ड्राइवर या कंडक्टर नट खोलने के लिए एक स्पाइनर का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट स्पाइनर के साथ एक और आयरन का रॉड यूज करते हैं या लोहे का रॉड यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं ताकि मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाए। जब मोमेंट आर्म ज्यादा हो जाएगा तो टॉर्क ज्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये वाली एग्जाम्पल अब आपको अच्छे से समझ आएगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट, मेरे पास ये एक नट है। अब इस नट का बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बनेगा, ठीक है, प्लेन के प्रीपेंडिकुलर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये हमारे पास नट हो गया। अब मैंने इस नट को एक स्पाइनर की मदद से ओपन करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैंने पॉइंट ए पर एक फोर्स प्रीपेंडिकुलर लगाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लाइन एक्शन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस है, जिसे हम मोमेंट आर्म का नाम देते हैं, तो वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा लेकिन कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसी तरह स्टूडेंट, जब मैं मोमेंट आर्म को बढ़ाता हूँ, अब मैं इस एंड पे यानी पॉइंट बी पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो फोर्स अप्लाई करने से अब यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये जो नट है इसको इजीली खोल सकते हैं। अब ये बच्चों मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कब हुआ, जब हमने इसका मोमेंट आर्म इंक्रीज कर दिया। दोबारा सुने, जब मैंने मोमेंट आर्म इसका इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने से इसमें बच्चों मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होने से ये वाला जो नट है इजीली ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट, पॉइंट ए पर जो टॉर्क होगा वो मिनिमम प्रोड्यूस होगा, MIN, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट, पॉइंट बी पर जो हमारे टॉर्क होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैंने एट एंगल थीटे पर एट पॉइंट बी पर एक फोर्स अप्लाई की है। ये हमारे पास है फोर्स, ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट बी पर एक फोर्स अप्लाई की है एट एंगल थीटा। ये आ गया है बच्चों एंगल थीटा। क्या अब भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा?
स्टूडेंट टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा उसको हम रिजॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एट एंगल थीटा हो गया, और ये वाला जो हमारा कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट हमारा क्या कहलाता है फोर्स का, ये हमारा बनेगा एफ कॉज ऑफ थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसको क्या नाम देंगे, एफ कॉज ऑफ थीटा। जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है फोर्स का, वो हमारा बनता है एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये याद रखें स्टूडेंट, जो हमारा फोर्स का वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसकी वजह से टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। ये दोनों डेफिनेशन अभी मैंने पढ़ा दी है। अब इसकी डिपेंडेंस पे चलते हैं। डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, यानी टॉर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला बच्चों आप अगर माइंड में होगा तो ये तीनों बातों आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो ये भी बच्चों मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने फार्मूला लिख रखा है। तो टॉर्क जो पहली बात है बच्चों, मोमेंट ऑफ आर्म, जितना मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा होगा टॉर्क उतना मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टॉर्क जो होगा हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, उस लोहे के जो लोहे का जो राड होता है, उस लोहे के राड पे स्टूडेंट वो खुद खड़े हो जाते हैं बाजू पर और जंप लगाते हैं ज़ोर से, ताकि फोर्स जो हो मैक्सिमम आ जाए। मैक्सिमम जब फोर्स होगी तो टॉर्क वहाँ पे मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। अब तीसरी बात है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट इसकी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं फार्मूले में कि मोमेंट आर्म जो होता है वो एक डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर और फोर्स का न्यूटन। तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर। अब इसकी बच्चों डायमेंशन, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। डायमेंशन क्या बनेगी, ml² t माइनस का स्क्वायर। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो मैंने यही लिख रखा है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय द राइट हैंड रूल। दोबारा सुने कि टॉर्क की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास एक बॉडी है और वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है तो उस डायरेक्शन में मैंने अपनी उंगलियों को घुमाना है। जो मेरा थंब होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर स्टूडेंट थंब अपवर्ड है तो इसका मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव टॉर्क बनेगा। अब ये है स्टूडेंट क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज बच्चों बॉडी घूम रही है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही होगी तो मैंने अपने सीधे हाथ की उंगलियों को उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। जो मेरा थंब होगा वो थंब टॉर्क की डायरेक्शन को मेंशन करेगा या शो करेगा। तो यहाँ डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के लिए हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव में आएगा या उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अब टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है स्टूडेंट, जब मैं इस फार्मूले के अंदर थीटे की वैल्यू 0 और 180 पुट करता हूँ तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगी जब हमारा एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। इसी तरह स्टूडेंट जब मैं इस थीटे की जगह मैं 90 की वैल्यू को पुट करता हूँ तो उस वक्त जो टॉर्क होगा वो हमारा मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लेंगे। जब स्टूडेंट मैं थीटे की जगह 0 और 180 डिग्री की वैल्यू को पुट करूंगा तो उस वक्त जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो मिनिमम आएगी।
जब मैं 90 की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करूंगा तो उस वक्त जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आएगी। अब स्टूडेंट मैं एक और एमसीक्यू स्टूडेंट अब हम एक और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंचे तो उस वक्त जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो भी हमारी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर स्टूडेंट 90 से जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी 180 तक जाएगी तो उस वक्त जो टॉर्क की वैल्यू है वो बच्चों कम होती जाएगी। क्या होगी? टॉर्क की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट ये वाला एमसीक्यूज भी समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले हम रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जब मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस बॉडी की शेप चेंज ना हो तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके एटम की पोजीशन तब्दील ना हो तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास ये एक मार्कर है। अब मैं इस मार्कर पर बच्चों फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके एटम की पोजीशन तब्दील नहीं हुई तो इसको भी हम रिजिड बॉडी का नाम दे सकते हैं। अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी के एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया है और उस फिक्स्ड एंड को मैं क्या नाम दूंगा? उस फिक्स्ड एंड को मैं पिवट पॉइंट का नाम देता हूं और उसको हम ओ पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब ओ से पी तक हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आर है। अब इस पी पॉइंट पर हमारे पास किसी एंगल थीटे पर फोर्स लग रही है। दोबारा सुन लें, किसी एंगल थीटे पर एट पॉइंट बी पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अब ये तमाम बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो कंसीडर द रिजिड बॉडी एज शो इन फिगर। लेट फोर्स acting on the body at point P, R is the position vector of the point P with respect to the pivot point O। मतलब ये है कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी के एक एंड को हमने फिक्स कर रखा है और उस फिक्स पॉइंट को हम O का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट O से P तक हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है और पॉइंट P पर एक फोर्स एक्सर्ट हमने की है एट एंगल थीटे पर। आई होप सुनिए यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ड्रा करूँगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ स्टूडेंट कि इस फोर्स के मैं सबसे पहले कंपोनेंट ड्रा करूँगा। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट बनेगा जो कि इस पोजीशन वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये कंपोनेंट हमारा एफ साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने यही मेंशन कर दिया। अब टॉर्क किस कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा ये सीखना है आपने। डियर स्टूडेंट इस बॉडी के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले आप ये मेंशन करोगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट हमारे पास पोजीशन वेक्टर के। और इसी तरह स्टूडेंट आप मेंशन करोगे कि एफ कॉस ऑफ थीटा ये पैरेलल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है ये इसी के अलोंग ही है ना पोजीशन वेक्टर के, तो ये हमारे पास आर आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कौन से कंपोनेंट की वजह से इस बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट वो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो
एफ कॉज ऑफ थीटा कंपोनेंट हमारे पास एक अफेक्टिव कंपोनेंट है और इसी अफेक्टिव कंपोनेंट की वजह से हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम ये लिख सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखना है, मोमेंट आर। अब ये बात याद रखें, मोमेंट आर को ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। मोमेंट आर को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद करनी है, इंपॉर्टेंट बात है। उधर मैंने एल से रिप्रेजेंट करा है तो इधर मैंने आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। आप चाहे तो बच्चों इधर आर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में यूज़ करूँगा तो आर, फिर हमने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, एफ साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट यूज़ किया। अब स्टूडेंट ये तो था मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमारे पास फार्मूला। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये वेक्टर का सिंबल आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा और यहाँ पे मुझे एन कैप लगाना पड़ेगा। अब मज़ीद इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बनेगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला आ गया है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अल्टरनेट मेथड। तो अल्टरनेट मेथड में हम ये करते हैं, हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा और उस पोजीशन वेक्टर के हम कंपोनेंट ड्रा करेंगे, तो तब भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा, यही आएगा। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का जो एक एंड हमने फिक्स कर रखा है, ओ से पी तक हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर आ गया है। अब स्टूडेंट मैं इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करने से हमारे पास थीटा एंगल बनेगा फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बिटवीन में। अब इस फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं एक कंपोनेंट ड्रा करूंगा और वो कंपोनेंट हमारा पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट होगा। तो मैं यही करने लगा हूँ कि सबसे पहले मैं एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा करूंगा, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चों ड्रा कर दिया है। अब इस फोर्स के बिल्कुल पैरेलल कंपोनेंट में ड्रा करूंगा एक, और ये भी हमारा कौन सा कंपोनेंट बनेगा, पोजीशन वेक्टर का। अब स्टूडेंट ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर का, ये आर साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट होता है, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये हमारे पास आर कॉस ऑफ थीटा कंपोनेंट बनेगा। मैंने ये कहा है हमने इस फोर्स से बिल्कुल बेटा परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बनाना है, और वो कंपोनेंट हमारा क्या बनेगा, आर साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट बनेगा, और दूसरा स्टूडेंट जो कंपोनेंट बनेगा वो इस फोर्स के बिल्कुल पैरेलल। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास फोर्स है और ये वाला जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। स्टूडेंट अब हम इसी को थोड़ा सा आगे लिखते हैं। आप क्या लिखोगे, ये वाला जो आर साइन ऑफ थीटा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है ये किसके परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, किसके परपेंडिकुलर, फोर्स के। तो ये आ जाएगा बच्चों फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और दूसरा आर कॉस ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट स्टूडेंट पैरेलल है फोर्स के। अब हमने कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, बिल्कुल सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने यूज करना है। तो मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करना है, तो इसका मतलब ये है जो हमारा टॉर्क का फार्मूला बनेगा वो आर साइन ऑफ थीटा इंटू एफ फोर्स आ जाएगा। अब थोड़ा इसको तरतीब दे के लिखते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। ये तो था स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। अब इसको मजीद हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। तो यहाँ आप गौर से देखें स्टूडेंट, क्या दोनों रिजल्ट सेम नहीं आए, बिल्कुल सेम आई है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि चाहे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, चाहे पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो,
तो इन दोनों केस के अंदर हमने ये सीखा कि जस्ट हमने प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, चाहे वो फोर्स का हो चाहे वो पोजीशन वेक्टर का हो, रिजल्ट हमारा दोनों केस के अंदर सेम आया है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी लिंक शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।